हेलो बच्चों, स्वागत है आपका शारदा एजुकेशन की इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आपको 10th क्लास की साइंस पढ़ाऊंगा और जो मेरा चैप्टर होगा वो होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिस्ट। तो एक बार लेसन का नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरक। ये तो लेसन है आपका बेटा 6 नंबर का लेसन है ये। और बोर्ड के जो एग्जाम में इसके जो मार्क्स आते हैं वो 3 मार्क्स का लेसन होगा ये। 3 मार्क्स का केवल एक अकेला सवाल इसमें आता है 3 नंबर का। तो देखिए बेटा, आप लोग देखा होगा आप लोगों ने कि प्रतिदिन आपने महसूस किया होगा आपके सामने ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसके अंदर आपने देखा होगा कि पदार्थ अपने एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। पदार्थ का इसी तरह से एक रूप से दूसरे रूप में बदलना भौतिक या रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन काफी इजी टॉपिक है हमारा। भौतिक परिवर्तन क्या होता है देखें आप, समझे इसे कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाएं बदलती है, भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं होता, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया होगा, मैं ऐसा एग्जाम्पल यहां पर पेश करने जा रहा हूं जो आज आपने कई बार देखा होगा अपने डेली रूटीन में। आपने देखा होगा कि जब बर्फ जो होता है, बर्फ ठोस अवस्था होती है, जैसे ही आप उसको हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो वह जल में बदल जाता है और जो जल जो होता है वो द्रव अवस्था कहलाती है। एक बार देखो आप बोर्ड पे, सबसे पहले हमने लिया है यहां पे बर्फ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है और ये जो स्टेज होती है इसकी वो सॉलिड होती है, यानी ठोस अवस्था होती है ये। जैसे ही आप इसको थोड़ा हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो यह जो बर्फ है वो सीधा जल में बदल जाती है, जल में बदल जाती है। और ये जल जो होता है इसका भी फॉर्मूला H2O ही होता है, लेकिन जल जो होता है बेटा वो द्रव अवस्था कहलाती है, द्रव अवस्था होती है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ठोस अवस्था से द्रव अवस्था हमें प्राप्त हो गई, लेकिन रासायनिक गुण और रासायनिक जो सूत्र है वो अभी भी सेम है। बर्फ का जल में बदलना, बर्फ का जल में बदलना गलन कहलाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, यह गलन कहलाता है। जैसे आप उष्मा दोगे तो बर्फ जो है वो उष्मा पाकर जल में बदल जाती है और जल जो होता है वो द्रव अवस्था होती है। इसी एग्जाम्पल को हम लोग अभी और आगे कंटिन्यू रख रहे हैं। जैसे ही आप जल को और अधिक हीट दोगे, उष्मा दोगे, तो देखना जो जल जो होता है वो सीधा वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स अवस्था में पहुंच जाता है, ये वाष्प अवस्था में बदल जाता है। और वाष्प जो होती है वो गैस अवस्था होती है बेटा। इसका भी फॉर्मूला H2O ही होता है, ये भी H2O ही है, लेकिन ये जो होती है ये गैस अवस्था कहलाती है। तो आपने एग्जाम्पल देखा होगा, बर्फ का जल में बदलना गलन कहलाता है, उसी प्रकार द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाएगा। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। तो आप यहाँ पे नोटिस करिए, देखिए पहले हमारे पास में ठोस अवस्था थी, उसके बाद में द्रव अवस्था, उसके बाद में गैस अवस्था। तो किस तरह से पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में बदल रहा है, यही परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। इसी एग्जाम्पल को हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे ही वाष्प को आप ठंडा करोगे तो पुनः हमारे पास में
जल प्राप्त हो जाता है, वाष्प का जल में बदलना या गैस का पुनः द्रव में बदलना, यह कहलाता है शीतलन। ये कहलाएगा बेटा शीतलन। और अगर जल को और अधिक ठंडा करते हैं हम लोग, जमाव बिंदु पर लेकर आते हैं, तो ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या फिर जमना। ये वापस हमारे पास में बर्फ प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार ये भौतिक परिवर्तन होता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने, कि जब कभी किसी ठोस को गर्म करने पर वह बिना किसी द्रव अवस्था में आए सीधे ही गैस अवस्था में या वाष्प अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशंस। तो जैसे ही हम लोग अगर इसकी बात करें तो बर्फ का बिना किसी द्रव अवस्था में आए सीधे ही वाष्प में पहुंचना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसी प्रकार वाष्प का बिना किसी द्रव अवस्था में आए सीधे ही ठोस अवस्था में पहुंचना, यह भी बेटा ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन का सबसे सटीक सीधा एग्जाम्पल है जो आप अपने डेली जीवन में देखते हो। इसके कुछ एक एग्जाम्पल और भी है, जिसे मान लो लोहे पर, लोहा जो है लोहे का चुंबक बनना। इसके अलावा कपूर देखा होगा आपने, नौसादर को हम लोग अमोनियम क्लोराइड NH4Cl भी कहते हैं। कपूर और नौसादर का ऊर्ध्वपातन, इसके अलावा चीनी या नमक का जल में घुलना, ये सारे एग्जाम्पल जो होते हैं वो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। तो हमने पढ़ा अभी भौतिक परिवर्तन। इसमें 4 बातें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आती है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि इसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, रंग, गंध ये बदलता है। दूसरी बात आती है इसके अंदर कि इसमें ये जो परिवर्तन होता है ये अस्थायी परिवर्तन होता है बेटा। ये तीसरी बात सामने निकल कर आती है इसमें कि इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो 3 बातें आप इसमें नोटिस करेंगे। अब इसके बाद में जो दूसरा परिवर्तन होगा वो होगा रासायनिक परिवर्तन। तो एक बार मैं बोर्ड साफ कर देता हूं। सेकंड जो हमारा परिवर्तन होगा वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। जस्ट भौतिक परिवर्तन के अपोजिट है ये। इसके अंदर क्या होता है कि पदार्थ की जो अवस्था होती है वो अवस्था नहीं, इसमें रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन बदल जाते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। और जो नया पदार्थ बनता है वो मूल पदार्थ से गुणों में बिल्कुल भिन्न होता है। तो ध्यान रखें बेटा कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुण और संगठन में बदलाव आता है और एक नया पदार्थ बनता है जो गुणों में मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास में है कार्बन है ये, या कोयला बोल देते हैं हम लोग, कोयला। अगर हम इसका दहन करवाते हैं, हमेशा दहन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो जब कोयले का दहन करवाते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है। अब चाह कर भी आप इस उत्पाद से अभिकारक पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक बार हमें उत्पाद प्राप्त हो चुका है वो उत्पाद मूल पदार्थ से बिल्कुल गुणों में भिन्न होता है। इसके अलावा इसमें भी 2-3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये है कि इसके अंदर रासायनिक गुण और संगठन बदल जाते हैं। दूसरी बात, इसमें एक नया पदार्थ बनता है जो रासायनिक गुणों में मूल पदार्थ से भिन्न होता है। और तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये होती है कि ये जो परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है, परमानेंट परिवर्तन होता है। आप चाहकर भी इस उत्पाद को पुनः अभिकारक में नहीं बदल सकते।
तो बेटा ध्यान रखें, ये था हमारा रासायनिक परिवर्तन। इसके भी एक दो एग्जाम्पल देख लो आप लोग जो दैनिक जीवन में है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, लोहे पर जंग लगना। दूसरा एग्जाम्पल आता है इसका, दूध का दही में बदलना। तीसरा एग्जाम्पल है इसका, भोजन का पाचन। इसके अलावा जो हम सब्जी बनाते हैं घर में, उस सब्जी का खराब होना। इस प्रकार के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। तो बेटा आज आपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के प्रकार। करना है तो बेटा अपना अगला जो टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें आप, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया समझे से। पदार्थों में जो परिवर्तन होता है, चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आता है। यानी पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। सबसे पहले जो प्रकार है हमारा, सबसे पहले जो होगा नंबर 1 वो होगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। या हम इसे कह सकते हैं संयुग्मन अभिक्रिया। एनसीईआरटी की बुक्स में संयोजन अभिक्रिया लिखा हुआ है, बाकी जो अपने आरबीएससी जो बुक्स है उसमें संयुग्मन अभिक्रिया लिखा है। देखिए संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। जब दो या दो से अधिक छोटे अणु जुड़कर एक बड़ा उत्पाद बनाते हैं तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। फिर से बोलता हूं बेटा, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सामान्य नॉर्मल एग्जाम्पल है। मेरे पास में एक ए अणु है छोटा सा, एक बी है, दोनों को जोड़ते हैं हम लोग तो हमारे पास बनता है ए बी। ये संयोजन अभिक्रिया का नॉर्मल एग्जाम्पल है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। इसके और कई एग्जाम्पल है। देखिए सबसे पहले भी आ चुका है एग्जाम्पल, मेरे पास कोयला है, कार्बन, इसके अलावा ऑक्सीजन है। अगर हम इसका दहन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सॉलिड है, सॉलिड को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसके अलावा ऑक्सीजन जो होती है वो गैस होती है जिसको मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूं। और यहां पर जो CO2 है ये भी गैस होती है, इसलिए इसको भी मैं स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखिए आप यहां नोटिस करें कि देखो एक अभिकारक ये रहा, एक अभिकारक ये रहा, दो अभिकारक है, तीन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यहां पर ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, दो अभिकारक है, लेकिन जो उत्पाद बन रहा है वो केवल एक बन रहा है। एक अभिकारक ये रहा, दूसरा अभिकारक ये रहा, लेकिन जो उत्पाद बन रहा है वो एक ही बन रहा है बड़ा सारा। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखिए आप, मेरे पास में है मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम का फीता है। अगर हम इसका भी दहन करवाते हैं, जलाते हैं इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मुझे प्राप्त हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां भी आप नोटिस करें
ये एक अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक है, दो अभिकारक है, लेकिन दोनों ही मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, और ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, हमें जो उत्पाद बन रहा है, उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो अभिक्रिया मैंने आपके सामने लिखी है, ये भी संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है, उसी की अभिक्रिया है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। ये मेरे पास में नाइट्रोजन है और साथ में हाइड्रोजन है, ये दोनों ही मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं। एक उत्प्रेरक काम में आता है, यहां पर वो निकल उत्प्रेरक है। तो ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, दो अभिकारक है, दोनों मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं जिसका नाम है अमोनिया। अमोनिया। यहां पे समीकरण संतुलित नहीं है, मैं यहां पर 3 लगा देता हूं और यहां पर 2 लगा देता हूं। अब समीकरण आपका संतुलित हो चुका है, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूं जो आपको यहां ऊपर लिख रहा हूं। देखिए, यह है मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है एथीन। एथीन। अगर हम इसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, हाइड्रोजन के साथ में योग करवाते हैं, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक H इसके साथ जुड़ेगा, एक H इसके साथ जुड़ेगा, यानी बन जाएगा यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। या ये एथीन है, एथीन का करवाया हमने हाइड्रोजनीकरण, हमें प्राप्त हो गया एथेन। तो यहां पर भी आप देखें, एक अभिकारक ये रहा, दूसरा अभिकारक ये रहा, दोनों ही मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का एक अच्छा सा उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग योगात्मक या योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अभिकारकों का योग होता है, इसीलिए इसे योगशील अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बेटा एक बार फिर से कह देता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में जो सेकंड अभिक्रिया होगी हमारी, वो होगी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का एक और नाम है, उसे अपघटनीय अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया, वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। जिस तरह से आपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी है, जस्ट उसके अपोजिट अभिक्रिया होती है इसमें। जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, उसी प्रकार इसमें विपरीत कार्य होगा। इसमें एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाते हैं, जस्ट उसके अपोजिट अभिक्रिया होती है ये। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे पास में यहां पर AB एक बड़ा सारा अभिकारक है, ये टूटेगा और टूटकर दो छोटे छोटे उत्पाद बन रहे हैं, एक का नाम A है और दूसरे का नाम B। तो इस अभिक्रिया के अंदर एक बड़ा अभिकारक टूटकर वियोजित होकर दो छोटे या दो से अधिक भी हो सकते हैं छोटे उत्पादों में बदलता है। वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदलती है, वह अभिक्रिया कहलाती है वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। ये कई प्रकार की होती है, मेनली आपके कोर्स में ये 3 प्रकार की दे रखी है। सबसे पहले जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया है आपके ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन, वियोजन भी बोलते हैं इसको। इस प्रकार के वियोजन में
या इस प्रकार के अपघटन में जो अभिकारक का वियोजन होता है वह ऊष्मा के द्वारा होता है। यहां पर जो मेन जो चीज है वो ऊष्मा है, यानी इस प्रकार के वियोजन में, यानी ऐसा वियोजन है जिसमें अभिकारकों को ऊष्मा देने पर वह वियोजित होकर दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में टूट जाती है, वह अभिक्रिया कहलाती है ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ये। जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो ये CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ा सारा अभिकारक है यहां पर, जिसे हम लोग AB से शो कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने AB देखा है वो यहां पर CaCO3 है, जिस प्रकार यहां पर आप A देख रहे हैं वो ये है CaO, जिस प्रकार आप यहां B देख रहे हैं प्लस में वो ये है CO2। यानी इस अभिक्रिया में क्या होगा, एक बड़ा अभिकारक जो हो वो ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम होता है ये। इसका एक और नाम है चूना पत्थर, और सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं, आपने नाम सुना होगा मकराना में संगमरमर, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। जब ये टूटता है, दो उत्पादों में कन्वर्ट होता है, तो इसका जो पहला उत्पाद बन रहा है इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। आपको नाम भी याद रखने हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। हम इसे बोल सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और ये जो गैस है, हम इसे जब भी उत्पाद के रूप में गैस बनती है तो ऊपर की ओर निशान लगाते हैं कि जो गैस बनती है वो हल्की होती है, ऊपर चली जाती है, इसलिए हमेशा हमें ऊपर की ओर तीर का निशान लगाना है। यह है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस फॉर्म में होती है। तो इसका जो पहला था वो ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन है। इसमें होता क्या है, अभिकारक जो है, एक बड़ा अभिकारक ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन। सेकंड नंबर का जो हमारा इसका प्रकार होगा, हम अभी भी वियोजन अभिक्रिया के प्रकार ही पढ़ रहे हैं। 3 प्रकार की होती है, पहला आपने पढ़ लिया। तो सेकंड प्रकार जो होगा वो होगा प्रकाशीय अपघटन। इसी का सेकंड जो प्रकार होगा वह होगा प्रकाशीय अपघटन। देखिए बेटा, इसके बाद में जो दूसरा प्रकार जो होगा वो प्रकाशीय अपघटन होगा, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक थैंक यू।